Hello student of 8th class. In this video, in previous video I have revised your questions of multiple choice question, fill in the blanks and true false. That how can you solve them? How can you analyze the questions? How can you solve? How can you attend the questions about that? In this video we will try to understand as summarizing all chapters of your PT syllabus. You know that in history the first colonization of India, that is colonization of India, okay, from trade to territory, from trade to territory. And second, ruling the rural areas. And third, ruling the rural areas, it means the second chapter. And in geography, natural resource, land, soil and water. Natural resource, सोर्सेज, इसमें हम पढ़ेंगे लैंड, सॉइल एंड वाटर. इसको हम कंबाइन करके अगर हम पढ़ सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे इसी में हम जोड़ दे रहे हैं. ठीक है, नेचुरल रिसोर्स सेकंड नेक्स्ट भी है, लिख देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सेकुलरिज्म, in India. It means talk, concept talk, dimension talk. Actually, this class, this video is for only to regulate how can you make mind map in your mind when you are reading your chapter. How can you make mind map when you are reading your chapter? Listen. One thing is clear here. One thing is clear. Colonization of India, it means how Britishers, you know that after industrial revolution in England, when England was in way of industrialization. For industrialization, it means in industrialization production increased. Production increase हो जाता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगती है. ठीक है, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगती है, और उस रॉ मटेरियल की और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें न्यू मार्केट और न्यू प्लेसेस की ज़रूरत होती है. इसी वे में ब्रिटिश को अलग अलग प्लेसेस की क्या थी, तलाश थी. अब इसी दौर में क्या होता है कि ये भारत में आते हैं. भारत में एज ए ट्रेडिंग कंपनी दे केम टू हियर. महारानी एलिजाबेथ से अपना चार्टर लेकर के 1600 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी. वो भारत आती है, भारत व्यापार करने के लिए आती है. और भारत में आने के बाद वो व्यापार करने के साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पॉलिटिकल पावर भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं. अब यहाँ पर जब वो आए तो ट्रेड कर रहे थे. अब ट्रेड करते करते तो उन्हें आसानी से तो यहाँ की पावर मिल नहीं सकती थी. तो इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ों को पढ़े हैं कि कैसे हाउ ब्रिटिश कॉन्क्योर्ड इंडिया. उन्होंने फ्रांस के रहने वाले लोगों फ्रांस
की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस से, यानी उसने कर्नाटक में 3 वार लड़ा। याद रखना है कि कर्नाटक में फ्रांस से, कर्नाटक में इंडिया से फ्रांस को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटक के मैदान में उन्होंने 3 बार युद्ध लड़ा। इसको कार्नेटिक वार कहते हैं, इंडो कार्नेटिक वार या इंडो फ्रेंच वार या कार्नेटिक वार भी कहते हैं, जिसमें अल्टीमेटली ब्रिटिश क्या होते हैं, वो होते हैं। पुर्तगाल को उन्होंने भगा दिया, भारत से डच को भगा दिया, फ्रांसीसियों को भगा दिया और फिर अपना ये शासन करने लगे। फिर टाइम आता है 1717 का, यहीं पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ते हैं ये लोग, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ते हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं, बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं कब, 1764 में। 1764 में लड़ने के बाद 1765 में ये लोग दीवानी राइट पा जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ट्रेड से अपनी पूरी टेरिटरी को क्या करते हैं, भारत में इस्टेब्लिश कर लेते हैं। पूरे ट्रेड से अपनी टेरिटरी को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यानी बंगाल को करते हैं, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान के लीडरशिप में मैसूर को हराते हैं, थर्ड, और मराठा को भी हराते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो उनका एक्सपेंशन था अलग अलग उसके उसमें, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू वो किया, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया, मतलब कि जिनके अगर कोई मतलब नेचुरल हायर अगर नहीं हो तो उसको एंसेस्ट कर लिया जाएगा, वो अपने अंडर कर लिया जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक कॉन्सेप्ट को ऐसे आप क्लियर कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में जितनी चीज़ें डिस्कस की गई थी, चाहे बैटल ऑफ बक्सर हो, प्लासी हो, और उनके कुछ थ्योरीज हो। रूलिंग द रूरल एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ से है कि हाउ ब्रिटिशर्स व्हेन दे ऑक्युपाइड and became as from traded to as government and established their political power, how they ruled rural areas, how they managed rural areas. To manage and for better benefit from rural areas, they made many policies and made many settlements. जिस सीरीज में 1793 में, पहले नंबर 1772 में इजारेदारी सिस्टम आता है, जिसमें अवाइड मतलब बोली लगाई जाती थी, बाइडिंग की जाती थी, और ज़मीन का जो ज़्यादा कीमत देने वाला होता था उसको ज़मीन दे दी जाती थी, और वो उस पर अपना कल्टीवेशन करता था, उतना पैसा देता था कि हम आपको 100 बीघा दे देंगे, आप कितना देंगे। तो मैं कहता था हम 100 बीघा आप हमको दे देंगे तो हमको 1 लाख रुपये सालाना देंगे, हम 1.5 लाख रुपये सालाना देंगे, हम 2 लाख सालाना देंगे। तो ऐसे बोली लगाई जाती, इसको इजारेदारी सिस्टम कहते थे, और जो लैंड है वो इजारदार कहलाते थे, ठीक है। फिर 1793 में क्या आता है, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है, जिसको लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में अगर लिखेंगे तो दिस विल टेक टाइम, तो अपना लिसन करते रहिए और नोट करते रहिए। 1793 में आता है क्या, परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें जमींदारी सिस्टम है, जिसमें जमींदार एक अलॉट किया जाते हैं, वो कलेक्ट करते थे। फिर 1820 में आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इसमें किसान डायरेक्ट, रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या थे, किसान डायरेक्ट पे करते थे पैसा, खुद ही अपने खेत का खुद ही पैदा करते थे, वो खुद मालिक हुए। फिर बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम को थॉमस मुनरो ने, तो इसलिए मुनरो सिस्टम भी इसको कहते हैं। होल्ट मैकेंजी जो 1822 में इसने इंट्रोड्यूस किया महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। महालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि एक गांव या कुछ गांव को एक यूनिट मान लिया जाता था, और वो लोग कलेक्टिवली क्या करते थे, अपना पेमेंट करते थे। इस तरीके से इन्होंने रूरल इकोनॉमी को पूरा इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और किसानों की स्थिति बदतर से बदतर बनती चली गई। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, देखिए, लैंड इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, सॉइल इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, वेजिटेशन इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। दीज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, it means everything that is around us and can complete our need or can help in completing our need.
हमारे चारों तरफ हर एक चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, हमारी जो उनकी ज़रूरत है वो पूरा करती हैं, वो रिसोर्स हैं या वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। सपोज दैट रिसोर्स पानी हमारे लिए एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, वाटर के बिना। लेकिन अगर हम कहीं वाटर को दूर से लेना रहता है तो चाहे नल पानी निकालता है, पंप जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप जो होता है पानी निकालता है। तो हैंड पंप भी एक रिसोर्स है, क्योंकि हमारे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को हमारे फुलफिल करने में वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ अपने चारों तरफ, हर एक चीज़ की जो छोटी सी भी मात्रा, कपड़ा पहने वो भी रिसोर्स है। तो चारों तरफ अगर हम देखें तो कुछ नेचुरल है जिसको भगवान ने बनाया, कुछ मैन मेड है जिसको हमने बनाया, दोनों अलग हो गए, काम खत्म। और एक इंसान खुद ही है, ह्यूमन रिसोर्स। लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइथोस्फीयर जो अर्थ का लैंड है वो लैंड रिसोर्स है। इसी पे जीवन की सभी जो प्रोसेसेज हैं प्लेस करती हैं। सॉइल और लैंड को अगर हम कंबाइन करके देखें तो सॉइल अपर मोस्ट लेयर पाउडर्ड मटेरियल जो है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस से बना हुआ जो एक पार्टिकल है, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, जहाँ पर कल्टीवेशन होता है, जिसमें कल्टीवेशन होता है, जिसमें क्रॉप ग्रो होते हैं, जो इंसान को फीड करती है। ठीक है, तो ये सॉइल है, लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स। ये इनकी प्रॉब्लम भी है कि इनमें पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, सॉइल की पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है। इसके कई मेजर्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर को कम करना और इनका प्रॉपर यूज करना। ठीक है, डिफरेंट प्रकार की फार्मिंग को फॉलो करके सॉइल इरोजन या सॉइल लैंड कोलैप्सन या जो भी इससे प्रॉब्लम है इसको हम हैंडल कर सकते हैं। वाटर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर क्या है? रीन्यूएबल, यानी ऑटो रिन्यू हो जाता है। वाटर साइकिल के थ्रू क्या हो सकता है, ये रिन्यू हो जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत बेसिक वो है। वाटर भी डिफरेंट प्रोसेस से क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो इसको भी हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से वाटर को क्या कर सकते हैं, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड अपना लें, चाहे कम हम यूज करें वाटर को, वाटर वेस्ट किस मेथड पे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हम वाटर के वेस्टेज को प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन प्लांट किंगडम जो हमारे चारों तरफ हैं, फॉरेस्ट हो गए, वो क्या है? वेजिटेशन, वनस्पति। वेजिटेशन या फॉरेस्ट आर फूड प्रोवाइडिंग एरिया ऑफ एनिमल and also provide shelter for animal। और डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज की जो वेजिटेशन है ये बायोडाइवर्सिटी को भी हमारे क्या करते हैं और फूड चेन में क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वेजिटेशन नहीं रहेंगे तो आपस में सभी चीज़ें, ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ऑक्सीजन की साइकिल है या रेन वाटर की साइकिल है या जो वाइल्ड लाइफ का डिपेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक हमारे चारों तरफ जो बायोडाइवर्सिटी है, दिस विल आल्सो इन्फ्लुएंस बाय डिस्टर्बेंस इन नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ ऐसे एनिमल्स या वो जीवन, लाइफ का मतलब हर एक एनिमल, इंसेक्ट्स, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल्स, सभी प्रकार के एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं और जिनको कोई कंट्रोल नहीं करता, वो नेचुरली रहते हैं। ठीक है, पेट्स नहीं होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव या वन्य जीव, जंगलों में रहने वाले जीव, सिंपली ये एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इकोसिस्टम को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये भी ऐसे कुछ जानवर हैं जिनकी हमारी इंसानों की इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, एक्सेसिव यूज ऑफ वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट का, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और हमारी जो क्रीड है, हमारी जो डिजायर है, उसके नाते हम इनके बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं और इनको हम किलिंग करते हैं। ठीक है, यानी एक किलिंग जो है वो क्या कर रही है, इनके कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो जा रहे हैं। अब इसको रेड डाटा, IUCN की रेड डाटा बुक में डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन कुछ ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म होने के कगार पे हैं या ख़त्म हो जाएंगे, इनकी संख्या नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मल है, इंडेंजर्ड है, इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिविक्स के सिलेबस में अगर देखेंगे सेकुलरिज्म इन इंडिया,
सेकुलरिज्म जो है इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य यानी स्टेट किसी धर्म को नहीं मानेगी, किसी रिलीजन को नहीं मानेगी। इट रेफर द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ठीक है, भारत में सेकुलरिज्म है, भारत किसी भी धर्म को स्पॉन्सर नहीं करता है। इंडिया सभी धर्म के लोगों को उनके जो ओन प्रैक्टिसेस होते हैं, उनकी जो ओन चीज़ें होती हैं उसको करने की अनुमति करता है और उनको किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। हाँ, लेकिन अगर सेकुलरिज्म किसी भी रिलीजन में, किसी देश में, धर्म से रिलेटेड मैटर है, किसी रिलीजन में कोई अगर प्रॉब्लम है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है उसी की कम्युनिटी को या दूसरे कम्युनिटी को, तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन या इंटरवेन कर सकती है, इंटरफेयर करती है। ठीक है, और वो करती है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो राज्य का धर्म, कोई धर्म ना होना। ठीक है, जैसे भारत में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, मान सकते हैं। अभी ये आपका सिलेबस में है, इनके डायमेंशंस को मैंने एक बार रिवाइज कर दिया इसके वीडियो में। तो आप एक काम करिएगा, अब इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ करके, इस वीडियो को देख करके आप जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनको बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, जिससे आप मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आप 100% मार्क्स लेकर पा जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।